इसमें हम देखेंगे विभिन्न एक्ट, उनके अधिनियम और विशेषताएं, इनके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है यह टॉपिक। इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा ही क्यों ना हो। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रशासनिक नियंत्रण यहाँ पर स्थापित करना शुरू कर दिया। अंग्रेज कैसे भारत में आए और उन्होंने किस तरह से यहाँ पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया, उसके बारे में जान लेना भी समीचीन होगा। कि हम सभी जानते हैं कि भारत में जो ब्रिटिशर्स हैं वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए और धीरे धीरे इन्होंने अपना व्यापार फैलाना शुरू किया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा इन्होंने भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त किया था। कंपनी जिसके सभी कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, यानी पहले तो ये व्यापार करने आए और उसके बाद ये प्रशासनिक स्तर पर भी अपना हस्तक्षेप करने लगे। ये बात ध्यान देने योग्य है। इन्होंने ऐसे में क्या किया कि 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर लिए। किससे संबंधित दीवानी अधिकार थे? राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिए और इसके तहत भारत में इन्होंने अपनी क्षेत्रीय शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। तो देखिए क्या करने आए थे और क्या करने लगे। हम सभी जानते हैं कि 1858 का सिपाही विद्रोह, जिसके कारण भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः क्राउन के हाथों में, ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गया, या ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। और यह शासन 15 अगस्त 1947 तक भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय राज व्यवस्था की कई विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई हैं और यही कारण है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो भी एक्ट थे या जो भी अधिनियम थे, उनका प्रभाव कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे संविधान और राजतंत्र पर भी पड़ा है। तो इसी श्रृंखला में कंपनी के शासन का भी गहरा प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे संविधान और राजतंत्रीय व्यवस्था पर पड़ा है। तो इसके संबंध में हम जानेंगे। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि जो कंपनी का शासन है वह 1773 से 1858 तक रहा। इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट महत्वपूर्ण है और इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व भी है, यानी संविधान पर भी इसका बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ा है। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों अस्तित्व में आया, इसका एक स्पेसिफिक रीजन था। ये रीजन था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए या नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह एक प्रभावशाली कदम था या पहला कदम था और इसके द्वारा ही पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त हुई। यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसके कारण ही कंपनी के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य थे, जो भी पॉलिटिकल उनके एक्टिविटीज थी, उसको एक्सेप्टेंस दी गई और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है। इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी उनके बारे में भी जान लेना समीचीन होगा। तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल का पदनाम दे दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और यहाँ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कंपनी के शासन के अंतर्गत 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसिया गवर्नर एक दूसरे से पृथक थे, यानी पूरी तरह से सेपरेट थे, अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। इसकी एक विशेषता और थी, वो यह थी कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना या ब्राइब लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से
कंपनी पर नियंत्रण करना और अधिक सशक्त हो गया, यानी जो रूल्स और रेगुलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी भारत में जो भी राजस्व से संबंधित, नागरिक और सैन्य मामलों से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन थी, उसके संबंध में ये नियम बना दिया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसके बारे में सारी सूचना दी जाए, सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाए। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि किसी चीज में कोई कमी होती है तो उसमें संशोधन के लिए दूसरी चीज को या दूसरे बोर्ड को ले आया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही इसमें हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ स्पेसिफिक कमियां थी और उन कमियों को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ले आया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आ गया। तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कैसे अस्तित्व में आया। अच्छा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में यदि हम डिस्कस करें कि इस अधिनियम की स्पेसिफिक विशेषताएं क्या थी, तो इसने कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पूर्ण रूप से सेपरेट कर दिया, यानी अलग अलग कर दिया, और इसके निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन कर दिया गया, और इस प्रकार से द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रारंभ हो गया। देखिए, एक चीज अस्तित्व में आई और फिर उसके माध्यम से दूसरी चीज का अस्तित्व पुनः हो गया, या अपने आप स्पॉन्टेनियसली वो जो अगली चीज थी वो अस्तित्व में आ गई। तो द्वैध शासन किस तरह से प्रारंभ हुआ, उसके संबंध में भी ये बात जानी जा सकती है। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण या ब्रिटिश नियंत्रित भारत में अपनी सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण करें या उन पर अधिक्षण स्थापित करें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण रहा। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित क्षेत्र कहा गया, और दूसरा ये कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने में इसने सहयोग प्रदान किया। कंपनी के जो अन्य अधिनियम हैं या जो अन्य चार्टर अधिनियम आए, उनके संबंध में भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।